गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का ही चैप्टर 27 के अंदर संवेदी अंग के बारे में बात कर रहे थे। उस दिन पिछली क्लास के अंदर हमने संवेदी अंग यानी ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी थी और उनमें से एक ज्ञानेंद्रिय दर्शनेंद्रिय यानी दृष्टि संवेदी अंग के बारे में, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। अब हम नेत्र की क्रिया विधि के बारे में बात करते हैं कि जो नेत्र होता है वह अपन ने पढ़ा था कि एक गोलाकार संरचना होती है। इस गोलाकार संरचना की जो भित्ति थी वह भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी हुई थी। ये तीनों परतें श्वेत पटल, रक्ताभ पटल, तथा दृष्टि पटल के रूप में जानी गई थी। अब इसके अंदर सबसे पहले बात आती है प्रकाश का संप्रेषण। क्रिया विधि में बात करें अपन तो प्रकाश का संप्रेषण। नेत्र के अंदर जो कुछ संरचनाएं होती है, जैसे इसका बाहरी भाग स्वच्छ मंडल जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया से होकर झिल्ली जो है इसके अंदर कंजक्टिवा श्लेष्मा झिल्ली, आगे की तरफ जो पाया जाता है नेत्रोत्द्रव लेंस और कॉर्निया के मध्य, तथा लेंस और दृष्टि पटल के बीच में उपस्थित काचाभ द्रव से होकर प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। यह प्रकाश वस्तु से आता है। जब वस्तु नेत्र के सामने स्थित होती है तो कॉर्निया, झिल्ली, श्लेष्मल झिल्ली, नेत्रोद्रव और काचाभ द्रव से होता हुआ प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद आता है प्रतिबिंब का बनना। जब नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है तो वह प्रकाश की किरणें स्वच्छ मंडल कॉर्निया के द्वारा मोड़ दी जाती है, यानी उनको संकीर्णित कर दिया जाता है। फिर नेत्र लेंस के द्वारा भी कोशिकाएं संकीर्णित यानी कुछ और नजदीक आती है और अंत में दृष्टि पटल जो होता है उस दृष्टि पटल के जो पीत बिंदु होता है उस पीत बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इस प्रकार जो प्रतिबिंब होता है वह पीत बिंदु पर जाकर बन जाता है, यानी प्रकाश कॉर्निया, नेत्र लेंस आदि से अपवर्तित होकर पीत बिंदु पर जो रेटिना या दृष्टि पटल का भाग होता है उस पर केंद्रित होती है, जहां प्रतिबिंब बनता है। तीसरी बात होती है क्रिया विधि के अंदर प्रतिबिंब की प्रकृति। लेंस के द्वारा या नेत्र लेंस के द्वारा जो पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बनता है, यानी उसकी प्रकृति कैसी होती है, उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रकार का होता है। जो ये प्रतिबिंब बनता है, अब वह प्रतिबिंब मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए तंत्रिका आवेग संप्रेषण होता है। तंत्रिका आवेग का संप्रेषण होता है, यानी जब प्रकाश ऊर्जा कॉर्निया, नेत्र लेंस, नेत्रोद्रव, काचाभ द्रव से होती हुई दृष्टि पटल पर पहुंचती है तो दृष्टि पटल पर दो प्रकार की कोशिकाएं शलायिका एवं शंकु
दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो संवेदी प्रकार की होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है ऊर्जा ग्रहण करके, और इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा यहाँ से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर आवेगों का उद्दीपन देती है, यानी आवेग उत्पन्न करती है। इस भाग में उत्पन्न यानी दृष्टि पटल पर उत्पन्न समस्त आवेग दृक तंत्रिका के माध्यम से संवेदी कोशिका कहां पहुंचा देती है? उनकी शल्कुए शलाकाएं दृक तंत्रिका तक पहुंचा देती है, जहां से इनका संप्रेषण यानी स्थानांतरण मस्तिष्क को कर दिया जाता है, यानी ये मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता अनुभूति। पांचवा, क्रियाविधि के अंदर जब ये आवेग विद्युत आवेगों के रूप में प्रतिबिंब से संबंधित संवेदनाएं मस्तिष्क को पहुंचती है, तो मस्तिष्क इनका पूर्ण रूप से व्याख्या करता है, यानी इन्हें अच्छी प्रकार से खोलकर फिर उन्हें समायोजित करता है, और समायोजित करके पुनः इन संवेदनाओं को नेत्र संवेदी अंग तक पहुंचाता है, जिससे वस्तु हमें पुनः सीधी दिखाई देती है, यानी सीधे आकार में दिखाई देती है, यानी वस्तु जैसी थी वैसी ही हमें नजर आती है। तो इस प्रकार प्रकाश का संप्रेषण, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर तंत्रिका अवयवों का उद्दीपन होता है जो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, मस्तिष्क उनकी अनुभूति करता है, और अनुभूति के बाद हमें जो प्रतिबिंब था, जिस रूप में था, वस्तु जैसी थी हुबहू वैसी ही हमें दिखाई देती है। इसके बाद आता है समंजन या फोक्सन, छठा पॉइंट। जो वस्तु होती है, वस्तु नजदीक और दूर दोनों प्रकार से स्थित होती है। अब जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह एक निश्चित स्थान है, वस्तु नजदीक या पास होती है। प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बनाया जाता है। तो लेंस जो होता है, लेंस इन निलंबन तंतुओं की सहायता से, पक्षामी पेशियों के साथ जो निलंबन तंतु जुड़े हुए होते हैं, इन निलंबन तंतुओं में शिथिलन और तनाव उत्पन्न होता है, जिससे लेंस का जो आकार है वो परिवर्तित होता रहता है। लेंस के आकार के परिवर्तित होने से लेंस की जो फोकस क्षमता है वो भी परिवर्तित होती रहती है, जिससे प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में समायोजित होकर यानी परिवर्तित होकर हर बार दृष्टिपटल के पीत बिंदु पर बन जाता है। जब स्नायु तंतु में तनाव उत्पन्न होता है तो लेंस की वक्रता जो होती है वह घट जाती है और लेंस लंबा और पतला हो जाता है। जब स्नायु तंतुओं में शिथिलन उत्पन्न होता है तो वक्रता बढ़ जाती है और लेंस की फोकसन क्षमता घट जाती है। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में नेत्र की फोकसन क्षमता समायोजित होती रहती है स्नायु तंतुओं द्वारा या पक्षामी पेशियों में शिथिलन और तनाव के कारण। इसके बाद बात करते हैं अगला दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का समायोजन कैसे होता है? इस स्थिति में जब वस्तु दूर स्थित होती है तो हमारे नेत्र सामान्य स्थिति में होते हैं। सामान्य स्थिति में होते हैं तो जो निलंबन स्नायु या पक्षामी पेशियां होती है उनमें तनाव यानी खिंचाव उत्पन्न होता है जो लेंस को ऊपर की ओर खींचते, जिससे लेंस लंबा और पतला हो जाता है। इस स्थिति में दूर की स्थित जो वस्तु है उनका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है।
दूसरा है निकट दृष्टि में। निकट दृष्टि के दौरान क्या होता है, निलंबन स्नायुओं और पक्षामी पेशियों के अंदर शीतलन उत्पन्न होता है। शीतलन उत्पन्न होने से जो लेंस सामान्य स्थिति में था वह थोड़ा अब मोटा हो जाता है, उसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाने से फोकसन क्षमता में परिवर्तन होता है, जिससे निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पुनः दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। तो ये क्रिया विधि है समंजन या फोकसन में। समंजन एंड फोकसन दूर दृष्टि के लिए भी और निकट दृष्टि के लिए भी होता है, यानी लेंस में अपनी फोकसन क्षमता को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। इसी कारण हम वस्तु को दोनों ही स्थितियों में, दूर स्थित है तब भी और पास स्थित है तब भी उसे देख पाते हैं। अगली क्रिया विधि होती है इसकी दूरदृष्टि, दुनेत्री दृष्टि। मानव सहित कई प्राणियों में जो दोनों नेत्र होते हैं वे दोनों नेत्र सामने की ओर स्थित होते हैं, यानी पास पास, सामने एवं पास पास स्थित होते हैं। इनके सामने की ओर और पास पास स्थित होने के कारण, यानी दोनों नेत्र हमारे जो है पास पास स्थित हैं, इससे क्या होता है जो दो प्रतिबिंब बनते हैं वे दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। अध्यारोपित हो जाने से हमें इसका जो मुख्य फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि दोनों प्रतिबिंबों के एक दूसरे के ऊपर समायोजन हो जाने से हमें 3D डायमेंशन यानी प्रतिबिंब की जो गहराई होती है वह गहराई की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी हमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ महत्वपूर्ण विमा गहराई के बारे में भी जानकारी मिलती है या उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार हम नेत्र की क्रिया विधि के पॉइंटों को लेकर चलते हैं कि किस प्रकार नेत्र संवेदी अंग के रूप में कार्य करती है। आपको समझ में आया होगा, ध्यानपूर्वक सुने और आपको कल फिर अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा।